हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज आप लोग के लिए करंट अफेयर है। ये उससे पहले हमारी अपडेट, ये हमारा स्कैन कोड है टेलीग्राम लिंक का। आप इसको स्कैन कोड करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। तो हमारी 1 वीक की जो करंट अफेयर है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो देखते हैं, सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने और उसमें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 28 फरवरी से 6 मार्च यानी 2024 तक मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। मतदाताओं को प्रेरित करना, उनको एकजुट करना, उनको कॉल करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से पूरे देश में युवाओं के बीच चुनावी जागरूकता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है और उनकी भागीदारी नियुक्त करना इस चुनाव के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के तहत मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कुलशेखर पट्टिनम स्पेसपोर्ट जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। तो प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में कुलशेखर पट्टिनम स्पेसपोर्ट का उद्घाटन किया है, जो सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र के बाद दूसरा स्पेसपोर्ट है। यानी पहले अभी तक केवल एक ही था, सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र, अब दूसरा भी बन चुका है जिसका नाम है स्पेसपोर्ट। आगे चलते हैं। स्पेसपोर्ट्स का अनूठा लाभ क्या है? हिंद महासागर के ऊपर सीधे दक्षिण में इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें मौजूद साइट की तुलना में छोटे रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। इस स्पोर्ट पोर्ट्स के माध्यम से इसमें क्या होगा, ईंधन की बचत काफी ज्यादा होगी। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया बायो TRIG क्या है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा कि बायो TRIG क्या है। तो ये एक क्रांतिकारी कदम है। इसमें क्या है, अपशिष्ट प्रबंध तकनीकी के माध्यम से कार्य किया जाएगा। घरों के अंदर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए यानी मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण भारत में स्वच्छ बिजली उत्पन्न करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो सामुदायिक स्तर पर कार्य करते हुए यह स्थानीय रूप से कचरे का उपयोग करता है। इसमें जैव तेल, सिनगैस और बायोचार उर्वरक का उत्पादन होता है। स्वच्छ जलने वाला बायोतेल घरेलू खाना पकाने के लिए हरित विकल्प के रूप में यह कार्य करेगा। तो बायो TRIG का मुख्य उद्देश्य यही है, घरों के अंदर जो खाना बनाया जाता है उसमें स्वच्छ ईंधन का यूज हो, स्वच्छ वायु हो यानी वायु प्रदूषण से निपटा जाए और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाया जाए इस अभियान के माध्यम से। जबकि बायोचार कार्बन भंडार और मिट्टी की उर्वरकता में सुधार में सहायता करता है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामले के कारण स्वस्थ आपदा घोषित की है? ये दक्षिण अमेरिका का पेरू, ये एक देश है, उसमें अभी हाल ही में डेंगू बुखार के कारण बहुत ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा मामले आए हैं और इसका असर बताया जा रहा है कि नैनो के प्रभाव के कारण हुआ। ये एल नीनो क्या होता है ये भी बताएंगे। तो सरकार ने मामलों में तेजी से वृद्धि होने के कारण आपातकाल की घोषणा वहां पर कर दी है। इसमें लगभग 32 मौतें हो चुकी हैं और 31,000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है सीजर वास्केस ने एल नीनो के प्रभाव का हवाला देते हुए बताया है। तो एल नीनो क्या है? एल नीनो आसपास के ये समुद्र में उठने वाली एक जलधारा होती है जो आसपास के एरिया को काफी ज्यादा गर्म कर देती है, जिससे उच्च तापमान होता है और भारी बारिश होती है, जिससे मच्छर, बताया जा रहा है कि बारिश बारिश के कारण मच्छर के प्रजनन में आसानी से वृद्धि हो रही है। आगे चलते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? यह हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उज्जैन में स्थापित की गई है। वैदिक घड़ी को प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर उज्जैन में इस घड़ी का उद्घाटन किया है। यह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जो पारंपरिक भारतीय पंचांग का उपयोग करके समय को दर्शाती है। 85 फुट के टावर पर ये स्थित है। इसके माध्यम से ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिष गणना, IST और GMT भी प्रदान, ये टाइमिंग है, भी प्रदान करती है। लखनऊ स्थित संस्था आरोन द्वारा इसका विकास किया गया है और इसे एक मोबाइल ऐप के माध्यम से नेट से कनेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024, ये हाल ही में एक समाचार में देखा गया था। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो UNEP द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा जाए तो भविष्यवाणी से संकेत मिलते हैं कि 2050 तक
नगर पालिका में जो ठोस कचरा है वो लगभग कितना हो जाएगा, 2.3 से बढ़कर 3.8 बिलियन टन हो जाएगा, जो कि काफी अधिक है। वैश्विक कचरा प्रबंधन की प्रत्यक्ष लागत 2020 से 2052 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आप देख सकते हो कितना कचरा है। यदि इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया तो 2050 तक लगभग 2 गुना होने की भी उम्मीद है। आगे चलते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देखा जाए तो वन तारा पहल शुरू की गई है, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये क्या है, किस चीज से संबंधित है, तो ये पशुओं के कल्याण से संबंधित है। तो रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन ने अनंत अंबानी के नेतृत्व में इसकी घोषणा की, जो जानवरों को बचाने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, उनको पुनर्वास के लिए एक व्यापक पहल शुरू की गई है। कार्यक्रम गुजरात में जो रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है वहां पर इसको शुरू किया गया है। लगभग 3000 एकड़ के अभ्यारण्य में इसको शुरू किया गया है। आगे चलते हैं, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, इसमें भारत का स्थान क्या है। तो इसको जो देखा जाए किसने शुरू किया गया, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया गया है। इसमें 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है, 42। इसको अंक कितने मिले हैं, तो 38.64% का स्कोर इन्होंने हासिल किया है। इसमें देखा जाए तो फर्स्ट स्थान पर अमेरिका, यूके और फ्रांस आर्थिक विकास में मजबूती के कारण इनको फर्स्ट सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं, कृष्ण राजा सागर जलाशय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया तो किस राज्य में स्थित है, तो ये उद्यान शहर के रूप में जाने जाने वाला ये कर्नाटक के अंदर यानी बेंगलुरु अपने सबसे घरेलू जल संकट का इस समय सामना कर रहा है। वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में है और इंडस्ट्रिया डेवलप होने के कारण वहां की जो झीलें हैं धीरे धीरे खराब होती जा रही हैं। 30 से अधिक इलाकों में हर दूसरे दिन बारी बारी से पानी मिलता है। आपूर्ति केवल 30 से 45 मिनट की होती है। कभी 262 शहर के अंदर, कभी 262 झील होती थी इस शहर के अंदर, लेकिन रियल इस्टेट विकास के कारण अब केवल 81 झीलें वहां पर बची हैं, जो कि इस समय वो भी खतरे की कगार पर है। तो जो रियल इस्टेट है वो डेवलप तो हो जाता है, आसपास के एरिया को डेवलप कर देता है, लेकिन वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आने वाली जो आवश्यक वस्तु होती है जैसे पानी, ये प्रदूषण, इनको ये बेकार कर देता है। तो वहां पर इस समय पानी पूरी तरह से खतरे की कगार पर है। हाल ही में समाचारों में देखा गया, धर्म गार्जियन ये एक अभ्यास था जो भारत और जापान के अंतर्गत हुआ था। तो सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण इसको भारत के अंदर राजस्थान में शुरू किया गया था, जो 25 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा। इसमें भारतीय सेना और जापान की सेना आपस में भाग लेंगे। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य में पश्चिम घाट में पर्पल फ्रॉग को बचाने के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की गई है, तो तमिलनाडु ने बैंगनी मेढक के संरक्षण के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की है, जिसे डायनासोर के साथ सह अस्तित्व में रहने वाला जीवित जीवाश्म माना जाता था। मतलब जिस समय पृथ्वी पर डायनासोर उपस्थित थे, ये जीव यानी ये पर्पल फ्रॉग उस समय भी उपस्थित था। विश्व स्तर पर सबसे दुर्लभ मेंढकों में से एक के रूप में इसको मान्यता मिली है। यह सुगलोसिडे परिवार से संबंधित रखता है और अपना अधिकांश जीवन ये भूमि के अंदर ही बिताता है। हाल ही में समाचारों में देखा गया, गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी कहा, कानपुर देहात में, जो 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन में वाणिज्यिक बिजली आपूर्ति हासिल करेगा। 281 करोड़ के लागत से इसका निष्पादन किया गया है। आगे चलते हैं, हाल ही में खबरों में देखा गया, काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो काली टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। आपने देखा होगा ये कर्नाटक है और ये है काली टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक के अंदर है। जो 40 चित्तीदार हिरणों को मैसूर चिड़ियाघर से काली टाइगर रिजर्व के पनासोल रेंज में हस्तांतरित किया जा रहा है। यानी जो मैसूर चिड़ियाघर है उसमें से 40 हिरणों को निकालकर काली टाइगर रिजर्व में डाला जाएगा। चित्तीदार हिरण या चीतल भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं और भारतीय जंगलों में प्रचलित है। वे उष्णकटिबंधीय घासों के मैदानों और जंगलों में निवास करते हैं। केवल नरों के ही सींग होते हैं और वे 10 से 50 व्यक्तियों के सामाजिक झुंड में रहते हैं। इस प्रजाति को आईयूसीएन के रेड डाटा लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि सबसे कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो हमारी करंट यहीं तक थी। आप लोग को कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।